Hello, good day to everyone watching this video and all of you welcome back to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट से कनेक्टेड है जिसे हम हिंदी में नए मौद्रिक समग्र कहते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मॉनेटरी एग्रीगेट्स डिस्कस किए थे विच वर M1, M2, M3, M4, लेकिन अब वो पुराने एग्रीगेट्स कहे जाते हैं और इस वीडियो में हम लोग न्यू एग्रीगेट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये जो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं इनको एक्चुअली 1998 में प्रपोज किया गया था आरबीआई के वर्किंग ग्रुप के द्वारा। और सबसे मेजर डिफरेंस या सबसे मेजर पॉइंट क्या था कि इसमें पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स को हटा दिया गया था। नाउ द वर्किंग ग्रुप जो इसके लिए कार्यदल बैठक हुई थी उसमें उन्होंने ये डिस्कस करके फाइनल किया था कि 1998 से हम लोग प्रपोजल रख रहे हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष 1999-2000 से न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा विच वी हैव रिटन एज डिसमिनेशन, मतलब उन्हें प्रसारित किया जाएगा। लेकिन साइड बाय साइड ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ओल्ड वर्ड में क्यों कह रही हूँ ताकि हम दोनों में फ़र्क कर सकें। ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स जिनको हम M1, M2, M3, M4 कहते हैं उन्हें भी रखा जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए ताकि कंपेरेटिबिलिटी हो सके, जो हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिखाया है। दैट द मॉनेटरी सीरीज प्रेजेंटली इन वोग, दैट मीन्स उस वक्त जो वोग में थी, इट वुड बी कंटिन्यूड फॉर सम टाइम पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरेटिबिलिटी। और आज भी अगर आप आरबीआई की वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको M1, M2, M3, M4 दिखेंगे, वो है ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। और नए को हमने नया नाम क्या दिया है, हमने M के आगे N लगा दिया है, न्यू M1, NM1, NM2। सो वी हैव नाउ ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स एंड न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स। नाउ पुराने समग्र और नए समग्र इनमें फ़र्क क्या है? बेसिकली कहा जा रहा है इनमें दो तरह के डिफरेंसेस देखे गए हैं। और वो दो तरह के डिफरेंस क्या हैं कि जो पुराने मॉनेटरी एग्रीगेट्स है उनमें पोस्ट डिपॉजिट्स आते थे, पोस्ट चल के मतलब डाक की जमाएं, और वो उनके कौन से एग्रीगेट्स में आते थे, M2 में और M4 में। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस वाली जो जमाएं हैं वो न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स का पार्ट नहीं बनेंगी। सेकेंड डिफरेंस, अब यहाँ पे रेजिडेंसी क्राइटेरिया आया। रेजिडेंसी क्राइटेरिया जनरली एनआरआई के साथ यूज़ होता है। अगर आप एनआरआई का फुल फॉर्म याद करें, नॉन रेजिडेंट इंडियन या नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो ये रेजिडेंसी क्राइटेरिया को अब यूज़ किया जाने लगा। और अब उसका फ़र्क कैसे पता लगेगा वो आपको आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट हम और बोल देते हैं जिसे आप चाहें तो कभी डिफरेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं, वो ये है कि जो नई सीरीज़ बनी उन्होंने मॉनेटरी और लिक्विडिटी मतलब मौद्रिक और तरलता इन दोनों के बीच में अंतर बताए। कैसे? क्योंकि अब लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग बने हैं, जो L1 है, L2 है, L3 है, और इनके लिए इसके बाद वाला मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हम उनमें डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे मॉनेटरी एग्रीगेट्स अलग हैं और लिक्विडिटी एग्रीगेट्स अलग हैं। अब हमारे पास तीन एग्रीगेट्स आते हैं, NM1, NM2, NM3। कुछ लोगों का कहना है कि देयर इज़ वन मोर एग्रीगेट M0 जिसे हम रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, बेस मनी भी कहते हैं। कुछ लोग इसे न्यू एग्रीगेट्स का हिस्सा बनाते हैं। आप चाहें तो इसे न्यू एग्रीगेट्स का हिस्सा बना सकते हैं या उसको अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। M0 के लिए मैं उसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगी। अगर हम बात करें NM1 की, इसमें जो ये N अल्फ़ाबेट है ये न्यू के लिए स्टैंड कर रहा है, M1 पहले से ही कनेक्ट हो रहा है। द सेम थिंग NM1 अगेन इज व्हाट, नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। सेकेंड है NM2, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट सेकेंड, इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट, एंड NM3 ब्रॉड मनी। वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज कि ये जो NM1, NM2 एंड NM3 हैं इनकी डेटा फोर्टनाइटली बेसिस पे पब्लिश होते हैं। फोर्टनाइटली का मतलब 15 डेज, आरबीआई के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली 15 डेज में इनका डेटा पब्लिश किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, NM1। NM1 पुराने वाला फॉर्मूला और नया वाला फॉर्मूला मतलब ओल्ड एग्रीगेट और न्यू एग्रीगेट का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इट इज़ द सेम, कैश विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इनके बारे में अगर आपको स्टडी करना हो तो आपको इससे पहले वाला मेरा वीडियो वापस से एक बार देखना पड़ेगा जिसमें हमने इन सब के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड थिंग, NM2। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। NM2 या न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट सेकेंड, इसमें सबसे पहले NM1 तो आएगा ही आएगा
यहाँ से सेकेंड टर्म इंपॉर्टेंट है, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है लाइक इफ आई से एक सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को नॉर्मली हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, क्योंकि इससे पैसे कभी भी विड्रॉ हो सकते हैं, बट एक्चुअली वो गलत है। सेविंग अकाउंट में आप उसको दो कैटेगरीज बांट सकते हैं कि एक जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें कुछ टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं, कुछ डिमांड लायबिलिटीज़ होती हैं। टाइम लायबिलिटी क्या होती है? आई जस्ट चेंज द कलर, क्योंकि ये रेड कलर बहुत वैसे ही निकल रहा है तो उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। नाउ अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट में, एक आया आपका टाइम लायबिलिटी पोर्शन, दूसरा आया डिमांड लायबिलिटी पोर्शन। टाइम लायबिलिटी पोर्शन वो होता है मिनिमम बैलेंस, आपका न्यूनतम बैलेंस जिस पे आपको बैंक ब्याज देता है, आपका एवरेज मंथली बैलेंस, उसे हम कहते हैं सेविंग अकाउंट का टाइम लायबिलिटी पोर्शन। और दूसरा हमने क्या बोला, सेविंग अकाउंट में दूसरी चीज़ क्या होती है, एक होता है आपका टाइम लायबिलिटी पोर्शन और दूसरा होता है आपका डिमांड लायबिलिटी, जिसे आप विड्रॉ करते रहते हो। तो यहाँ पे हम कौन से पोर्शन की बात कर रहे हैं? टाइम लायबिलिटी पोर्शन की, हम इस पोर्शन की सेविंग अकाउंट में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ फर्दर एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको क्या दिख रहा है, टाइम लायबिलिटी हो गया। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे सीडी कहा जाता है, या हिंदी में इसे हम कहते हैं जमा प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अभी मैं खाली 1 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इसके बारे में, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट 2 आएगा उसमें इनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ दिखेगा आपको। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट नोन एज सीडीज, ये एक तरह से हम कह सकते हैं वित्तीय वस्तुएं हैं, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो बैंकों द्वारा बेची जाती हैं या कुछ सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेचती है, मतलब कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं जिन्हें आरबीआई डायरेक्ट करता है। एफडीज एक तरह से अगर हम बोलें तो सीडीज एक तरह से एफडी जैसी होती है, फिक्स डिपॉजिट की तरह। बट इनका फ़ायदा क्या है कि ये उतने लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बैंकों द्वारा दी जाती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अच्छा है और सिक्योर्ड है। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ द लास्ट आइटम इन दिस इज टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट यू ऑल नो वेरी वेल। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है समय जमा, सावधिक जमाएं। बट यहाँ पे हम कौन सी सावधिक जमाओं की बात कर रहे हैं, जिनका मेचोरिटी पीरियड आने वाला है, मतलब जो 1 साल के अंदर हम एनकैश करने वाले हैं। उनमें भी एक हमें हटाना है, वो है FCNR। FCNR अब क्या होता है, FCNR का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। अगेन इसके लिए भी मैं बोलूँगी कि मैं सर्टिफिकेट और डिपॉजिट की तरह इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी। बट अभी के लिए फॉरेन करेंसी का मतलब विदेशी मुद्रा, NR का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRIs जो विदेशी मुद्रा को इंडियन बैंकों में जमा कराते हैं उसे हम कहते हैं FCNR बैंक डिपॉजिट। तो उनको हटा दो, उसके अलावा बाकी जितनी भी समय जमा जो कि 1 साल के अंदर मैच्योर होने वाली हैं वो इसके अंदर शामिल की जाती हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, NM3। अब NM3 में क्या आता है, NM3 में आपके आ जाते हैं टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अभी हम क्या बात कर रहे थे, NM2 में हम किस बारे में बात कर रहे थे, NM2 में हमने उनको इंक्लूड किया जिनका मैच्योरिटी पीरियड कब आ रहा है, 1 साल के अंदर। तो अब NM3 में हम किन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, NM3 में हम उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा है। दैट मीन्स बेसिकली आप बोल सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट्स इस तरह के जिनको अपने 2 साल 3 साल के लिए इस तरह से यूज़ करा है। एंड द नेक्स्ट वन इन दिस इज कॉल टर्म बोरिंग बाय बैंकिंग सिस्टम। कॉल टर्म बोरिंग हिंदी में बोला है हमने, बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा गैर निष्पेष योग्य ऋण। अभी कॉल टर्म बोरिंग क्या होती है, ये वो बोरिंग है जो जनरली बैंकों द्वारा की जाती है, जो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। डिटेल के लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर watching it. Thank you guys.